वेलकम सर। प्लीज बैठे हैं। शिवम जी आप भरतपुर से आए हैं? जी सर, मैं भी सर आगरा से हूँ। अच्छा, आगरा के रहने वाले हैं आप? नहीं सर, मैं रहने वाला भरतपुर में का हूँ, बट मेरी जो पीएचडी है वो आगरा से चल रही है। अच्छा, पीएचडी आप आगरा से कर रहे हैं? कहाँ से कर रहे हैं? आगरा में कौन से कॉलेज से? आरबीएस कॉलेज। आरबीएस का। क्या टॉपिक है आपका पीएचडी का? सर, आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रिप्सिन बायोसिंथेसिस पाथवे जीन फ्रॉम राइजोम ट्रांसक्रिप्टोम ऑफ साइप्रस स्क्लेरोसिस। ओके। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? सर, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक तरीके का टूल है जिसमें हम किसी भी जीन को एडिट कर सकते हैं, एडिट या मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके। ये भरतपुर में एक केबला देव नेशनल पार्क है। बर्ड सेंचुरी। हाँ, बर्ड सेंचुरी है। तो वहां पर कौन कौन से बर्ड्स हैं और कौन कौन से प्लांट्स हैं वहां पर? सर, मेनली जो फेमस है केवला देव वो साइबेरियन क्रेन्स के लिए होता है, जो सर सर्दियों के समय में वहां पे आते हैं। वो तो एक हो गया, मेहमान हो गए। तो वहां से कौन, लोकल के लोग कौन है? हॉर्नबिल है, स्पूनबिल है। एनिमल्स कौन से? एनिमल्स में सर, प्लांट्स? प्लांट्स में सर बबूल है, आपका तलाश है, और आपके नीम है, और जो कॉमन वेजिटेशन है सब, जो आपको यहाँ पे भी देखते हैं। ये वर्ड्स के ऊपर कुछ वर्क जो किया है किसी बहुत अच्छे साइंटिस्ट ने, इंडियन ने किया है, बता सकते हैं क्या नाम है उनका? हाँ सर, डॉक्टर सलमान अली। डॉक्टर सलमान अली। अच्छा, क्या वर्क है उनका? ये सब मुझे पता नहीं है, बट बर्ड्स के ऊपर उन्होंने काफी काम किया। भरतपुर किस बात के लिए फेमस है? सर, भरतपुर अपने सर लोहागढ़ फोर्ट के लिए बहुत फेमस है। अच्छा, लोहागढ़ फोर्ट। जी सर। ये किसने बनवाया था? ये सर राजा सूरजमल ने बनवाया था। भरतपुर की जो फाउंडेशन थी वो भी राजा सूरजमल के द्वारा ही की गई थी। और ये एक ऐसा किला था सर जिसको अभी तक जीता नहीं जा सका था। अच्छा, सूरजमल ने किसके साथ युद्ध किया था? सर, सूरजमल ने अकबर के साथ। आज का न्यूज पेपर पढ़ा है आपने? नहीं। भारतीय ज्ञान परंपरा में वनस्पति शास्त्र विषय कहाँ दिखाई देता है आपको? वनस्पति शास्त्र का सर रोल देखें तो हम बहुत ज्यादा है भारतीय ज्ञान परंपरा, जो हमें प्रकृति की तरफ लेके जाता है इंसान को, जो उसके गुणों को, जो मनुष्य की जो प्राकृतिक गुण है उनको बढ़ाता है, क्योंकि इससे हम अपने प्रकृति के टच में रहते हैं, जिससे हमें मेंटल पीस भी मिलता है। भारतीय परंपरा में पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या बात की गई है? पर्यावरण जो संरक्षण है उसको सर बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए पर्यावरण को संरक्षित करना बहुत आवश्यक है। हमारे मतलब प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है, ये जानना चाह रहा है। ये तो आप अपने विचार बता रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? प्राचीन ग्रंथों में पृथ्वी के बारे में क्या कहा गया? ये चीज मैं अभी देखी नहीं। जी, ये सब देखा नहीं। अच्छा, देखा नहीं, कोई बात नहीं। तो एनईपी 2020 के बारे में कुछ बताइए। एनईपी 2020 है वो सब 2020 में आई थी, इसीलिए इसको हम एनईपी 2020 कहते हैं। इसके जो अध्यक्ष थे वो के कस्तूरी रंजन थे, जो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक थे, अध्यक्ष रहे थे। और इसमें सर कुछ जो पुराने पैटर्न है उनमें बदलाव किया, जैसे 5+3+3+4 किया गया है, जो पहले 10+2 था। और इसमें बहुत सारे सर वोकेशनल कोर्सेज जोड़े गए हैं, इसमें ग्रेडिंग सिस्टम में सुधार किया गया है। ये इसके सर कॉलेज स्तर पर क्या इसमें यानी कि चेंजेस किए गए हैं? सर वोकेशनल कोर्सेज को काफी ज्यादा इसमें बढ़ावा दिया गया है। वोकेशनल एजुकेशन वैसे कहाँ से स्टार्ट होगी, कौन से क्लास? क्लास 6 से स्टार्ट। जी। और सर इसमें जो ग्रेडिंग सिस्टम है और उसको काफी सुधार व्यापक बनाया गया है, और इसमें रिसर्च को थोड़ा ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, डिस्टेंस एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन एक ही बात है कि अलग अलग है? देखे जाए दोनों एक ही चीज है। एक ही है। अच्छा, क्या होता है इसमें? ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन में सर हम अपने
टाइम के अकॉर्डिंग क्लासेस ले सकते हैं। जो जो व्यक्ति या जो छात्र है वो किसी अन्य काम में व्यस्त है तो अपने अकॉर्डिंग क्लासेस को शेड्यूल करके उनको देख सकते हैं। हमारी एजुकेशन जो सिस्टम है या एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या कमियां नजर आती हैं आपको? हमारे एजुकेशन सिस्टम में सर मुझे अभी तो कोई कमी ज्यादा नजर नहीं आती। बस मुझे जो लगता है इसका इम्प्लीमेंटेशन और प्रॉपर तरीके से हो तो ज्यादा। किस चीज का? जैसे हम सब अभी एनईपी लेके आए हैं तो जो एनईपी में जो बात कही गई है उनके लिए हमारे पास सर कॉलेजेस में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जैसे वोकेशनल कोर्सेज की बात की गई है तो उनको कराने के लिए सर हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, लैब नहीं है, ट्रेन टीचर्स नहीं है। तो अगर हम इनमें थोड़ा सा सुधार कर पाए तो हमारी जो एनईपी है सब वो व्यापक स्तर वर्ल्ड लेवल की सब एनईपी है। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा के बारे में क्या कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सर शिक्षा को एक शेरनी का दूध के बारे में कहा था, जो एक इंसान को बहुत बहादुर बनाता है, निर्भीक बनाता है। हाँ जी शिवम जी, जीन के बारे में बताइए, जीन क्या होता है? जीन में एक फंक्शनल यूनिट है किसी की सेल। जो भी प्रोटीन बनने हैं आपके वो जीन के थ्रू बनते हैं। एक तरीके से कहते हैं जो जीन में हमारे एक ब्लूप्रिंट होता है पूरे सेल की प्रोटीन। जीन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म। जीन न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये ट्रिपलेट फॉर्म में होता है। हाँ जी, जीन न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में होता है, ये ट्रिपलेट फॉर्म में होता है। आप बोल रहे हैं न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में, न्यूक्लियोटाइड्स के ट्रिपलेट की फॉर्म। आपको ट्रिपलेट फॉर्म होना चाहिए। न्यूक्लियोटाइड मतलब बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड है। हाँ तो डीएनए बना ही होता है पूरा न्यूक्लियोटाइड से, लेकिन जीन ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है। अच्छा, ट्रिपलेट किससे मिलकर बने होते हैं? ट्रिपलेट में न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड तो पूरा होता है बेस पे, जो बेस होते हैं उसके बाद जो सुगर होता है एंड जो फॉस्फेट होता है वो पूरा जो न्यूक्लियोटाइड उनको बोलते हैं। लेकिन उस पर प्रेजेंट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं जीन, और जीन होता है ट्रिपलेट फॉर्म में, और वो अमीनो एसिड जो वगैरह इनसे ठीक है मिलकर। अच्छा ये बताइए कि क्रोमोसोम के बारे में एक थ्योरी थी, तो उस थ्योरी को किसने दिया था? सटन एंड बार्वे। क्या बताया था उन्होंने उस थ्योरी में? कि जीन जो है क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, ये कुछ। ओके, अच्छा जर्म प्लाज्म क्या है? जर्म प्लाज्म साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को जर्म प्लाज्म कहते हैं। तो फिर वो तो प्रोटोप्लाज्म हुआ। जर्म प्लाज्म क्या है? जर्म प्लाज्म बताइए। ऐसे ही आपने बोल दिया सेल की यूनिट जीन कहलाता है। सेल की यूनिट थोड़ी ना जीन होता है। सबसे पहले मैंने पूछा था जीन, उसको सेल की फंक्शनल यूनिट नहीं बोलेंगे, सेल की यूनिट जीन नहीं होता। अच्छा ये बताइए कि जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दिया था? इस थ्योरी को किसने दिया था? सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा आप राजस्थान से है ना, तो राजस्थान के 5 जीरोफिटिक प्लांट के बारे में बताइए, मरुस्थलीय पौधों के बारे में पेंशिया बताइए। पेंशिया हो गया, प्रोसोपस सिनेरिडी हो गया, यूफोर्बिया हो गया। यूफोर्बिया, यूफोर्बिया का लोकल नाम बताइए। आपको लोकल नाम पता नहीं है? अच्छा नागफनी के बारे में सुना है? नागफनी का नाम क्या है? पेंशिया। ओपेंशिया। इसके बाद बबुल, बबुल बबुल का नाम बताइए। बबुल भी तो राजस्थान निकोटिका। ओके, इसके बाद आपने और भी वहां पर काफी सारे प्लांट मिलते हैं, प्लांट स्पीसीज मिलती है, तो उनके बारे में नहीं पता। राजस्थान से अब मैम जो राजस्थान को, मैं भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, जो मोस्टली जो वेजिटेशन हमारे यहाँ कॉमन है वो सभी बहुत मतलब इस तरीके के स्टेट के बारे में तो पता होना चाहिए। हम जिस स्टेट के हैं और उस स्टेट के बारे में तो पता होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। कीकर, कीकर के बारे में सुना है आपने? राजस्थान में पाया जाता है। इसका नाम क्या बॉटनिकल में? नहीं कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इनको आप प्रिपेयर करके। अच्छा ये बताइए कि टोटिपोटेंसी क्या है? टोटिपोटेंसी में पावर ऑफ रीजनरेशन जो होता है सेल का, उसको हम टोटिपोटेंसी। उसको टोटिपोटेंसी बोलते हैं। अच्छा तो टिश्यू कल्चर क्या हो? टिश्यू कल्चर में हम प्लांट का कोई भी एक पार्ट लेके उसको एक प्रॉपर मीडिया में उसको ग्रो कराते हैं, जिससे हम पूरा एक मैच्योर प्लांट बना सकते हैं। उसको प्लांट टिश्यू कल्चर। एक्सप्लांट क्या होता है? एक्सप्लांट जो प्लांट का जो भी हम पार्ट यूज करते हैं कल्चर करने के लिए, उसे हम एक्सप्लांट कहते हैं। अच्छा टिश्यू कल्चर में हम जो मीडिया होता है, कल्चर मीडिया, उसके रूप में किसका यूज करते हैं?
बेसिकली बहुत सारे मीडिया हैं, जैसे एमएस मीडिया, निश मीडिया। अच्छा, अगर अगर के बारे में बताइए। अगार अगार में हमें एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है जो हमें रोडोपाइसी एल्गी से मिलता है। एल्गी से इसके एग्जांपल ग्रेसिलेरिया। अगर अगर का यूज किस लिए किया जाता है, किसके कल्चर में करते हैं मोस्टली? मोस्टली वो टिश्यू कल्चर में, प्लांट के कल्चर में यूज कर सकते हैं, सॉलिडिफाइंग एजेंट। बैक्टीरिया के कल्चर में कर सकते हैं इनका यूज अगर अगर। कर ओके, अच्छा ये बताइए, औद्योगिक उत्पादन में उपयोगी 5 प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। क्लोरेला हो गया। क्लोरेल, उसका यूज भी बता दीजिए। क्लोरेला का यूज, एक स्पाइरुलिना है, क्लोरेला स्पाइरुलिना अब इनके यूज बता सिंगल दीजिए। प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए। इस स्पाइरुलिना को किस में रखते हैं? बैक्टीरिया में रखते हैं, फंगस में रखते हैं कि एल्गा में रखते हैं? एल्गी एल्गी में रखते हैं। अच्छा, एल्गा यूनिसेलुलर होते हैं कि मल्टीसेलुलर होते हैं? होता है। बहुत टाइप के होते हैं। आप किसी यूनिसेलुलर एल्गा का नाम बता सकते हैं? स्पाइरुलिना, इस मल्टीसेलुलर एल्गा कारा। कारा। कारा किस प्रकार की हैबिटेट्स में मिलता है? जनरली वाटर है, वाटर जो हैबिटेट होता है। अच्छा, ओके। लाइकेंस, लाइकेन क्या है? लाइकेन में एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। किस प्रकार के फंगस में देखने को मिलता है? एस्कोमाइसिटीज और बेसियोमाइसिटीज के फंगस में देखने को मिलता है। एस्कोमैसिटीज फैमिली के कुछ मेंबर के नाम बताइए। राइजोपस, व्यूपर, यूरोस्पोरा और ईस्ट। ईस्ट, अच्छा। अच्छा ये बताइए कि ईस्ट का यूज हम औद्योगिक जो हमारे इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, ठीक है, फूड सेक्टर के लिए, उसमें कहाँ कहाँ होता है? फर्मेंटेशन के लिए बेसिकली यूज किया जाता है, इससे हम ब्रेड बना पाते हैं और इसे हम अल्कोहल इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। ऐसे वाइन, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में कुछ एंजाइम का भी यूज करते हैं जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं, तो उस एंजाइम का नाम बताइए। कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज कहाँ से आ गए? जाइमेज इन्वर्टेज। चलिए, अच्छा ये बताइए, मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले 5 प्रकार के तिलहनी पौधों के नाम बताइए। तिलहनी, हाँ, जिनसे तेल मिलता है। सरसों हो गई, बोटेनिकल नाम से। वेसिका कंटेस्टिस, अरेकिस हाइपोजिया, मूंगफली। तिल होता है, उसका बॉटनिकल नेम है किसका? तिल। तिल बताइए। समय अगर आपको क्लियर हो तो ही आप बताइए आगे। 3 हो गए। 3 हो गए, और सोयाबीन, ग्लाइसिन। ओके, चलिए। अच्छा बताइए, सोयाबीन, सोयाबीन में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे ज्यादा होती है? प्रोटीन, प्रोटीन, कितने परसेंट प्रोटीन होता है? 70 to 80%। 70 to 80%। अच्छा, ये बताइए कि जो प्लांट है, प्लांट में, प्लांट को जो सेल होता है, पौधे की जो कोशिका होती है, उसमें प्रोटीन की क्या भूमिका होती है? प्रोटीन एक स्ट्रक्चरल यूनिट है प्लांट की, जो सेल्स की, कोई भी जैसे ह्यूमन बॉडी है हमारी, सेल वॉल, प्लांट बॉडी है। सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, किसके निर्माण में प्रोटीन का यूज होता है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के निर्माण। अच्छा, इससे संबंधित कुछ मॉडल दिए गए थे सेल मेम्ब्रेन से संबंधित, जी, उन मॉडल के नाम बता सकते हैं? एक मिनट हो रहे हैं हम। जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें लिपिड प्रोटीन होता है, तो आउटर लिपिड होता है कि अंदर लिपिड होता है? लिपिड मैम दोनों साइड होता है, तो प्रोटीन जो है वो इंटीग्रेटेड होती है। तो उसको हम एलपीएल मॉडल बोल सकते हैं या पीएलपी मॉडल बोलते हैं? एलपीएल किसने दिया था? कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, राइबोसोम, राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है और लिपिड सिंथेसिस। जो आरईआर होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, जो एसईआर होता है वो लिपिड सिंथेसिस। राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। ओके, राइबोसोम में डीएनए प्रेजेंट होता है कि नहीं होता? नहीं। अच्छा, सेल में न्यूक्लियस के अतिरिक्त कहाँ कहाँ डीएनए प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में देखा जाए तो मैम क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में, और एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताइए। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो डिस्पर्डल शेप का होता है, और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण अंग है। ओके, फोटोसिंथेसिस, फोटोफॉस्फोरिलेशन का आप समझा सकते हैं? फोटोफॉस्फोरिलेशन बताइए। फोटोफॉस्फोरिलेशन जो होता है वो जेड, इसको हम जेड स्ट्रीम भी कहते हैं। दो फोटो सिस्टम होते हैं, एक होता है फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। दो तरीके के फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और 2। सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 होता है और बाद में पीछे होता है जो फोटो सिस्टम 1 होता है।
जैसे इसको हम एंटीना कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जिसमें क्लोरोफिल, जेंथोफिल और भी जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो होते हैं। जैसे ही सन की लाइट एंटीना कॉम्प्लेक्स पे पड़ती है तो ये एक्साइटेड हो जाता है। तो यहाँ पे होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। H2O जो टूटता है और H2O टूटने के बाद हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके फोटोसिस्टम 2 में जाते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं। ये फोटोसिस्टम 2 जो है एक्साइटेड हो जाता है। जो एक्साइटेड होता है ये पैक्टिन। एक अंतिम क्वेश्चन है, आइकोर्निया के बारे में सुना है? उसका लोकल नेम क्या है? जलकुंभी। जलकुंभी। इसे बंगाली आतंक की संज्ञा में दी गई है क्योंकि ये पूरी लेक में फुली ऑक्यूपाई कर लेता है और जिससे अगर किसी होती है या फिश वगैरह होती है उनके लिए वो ये खतरनाक साबित होता तो ये किस प्रकार की स्पीसीज है, किसकी कैटेगरी में इसको रखा है। हाइड्रोफाइट्स। है? ये हाइड्रोफाइट तो एंडेमिक स्पीसीज है, Endemic एक्सोटिक स्पीसीज है। अच्छा बताइए, एंडेमिक और एक्सोटिक में क्या अंतर होता है? एक्सोटिक स्पीसीज जो विदेशी स्पीसीज होती है वो एक्सोटिक स्पीसीज होती है। एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जो पर्टिकुलर एरिया में मिलती है। मैं शिवम परमार जी, परमार वंश के बारे में कुछ बता पाएंगे? संस्थापक और कौन सा क्षेत्र था और कुछ 3 महत्वपूर्ण राजा हैं। जो परमार वंश के जो संस्थापक थे वो राजा भोज थे। अच्छा पूछ सही है। चलिए आगे के प्रश्न बताइए। क्षेत्र कौन सा था? क्षेत्र का धार। और नेक्स्ट 3 इंपॉर्टेंट राजा। राजा भोजिया। ठीक है। आप भरतपुर से हैं, तो भरतपुर को जो है राजस्थान के किस, जैसे हमने देखे हैं राजस्थान को ऐतिहासिक सांस्कृतिक रूप से कई पार्ट्स में विभाजित किया है, तो भरतपुर किस पार्ट के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन समझ में। जैसे मेवाड़, शेखावटी क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र, तो भरतपुर को हम किस क्षेत्र में रखें? ब्रज। ठीक। मध्य प्रदेश और राजस्थान का ऐसा क्षेत्र जो लगे हुए हैं, मतलब बॉर्डर शेयर करते हैं, कौन कौन सा है वो क्षेत्र? धौलपुर है, धौलपुर है आपका, कोटा है। नेक्स्ट जो ही याद आ रहे हैं। ठीक, ओके। आपने एनसीसी कौन सा विंग रहा है एनसीसी में आपका? एनसीसी कैडेट रहे हैं आप? जी। तो कौन सा विंग रहा है एनसीसी? आर्मी, एयरफोर्स ने? आर्मी। आर्मी विंग, ओके। तो एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? नवंबर द्वारा सी सर्टिफिकेट रहा है आपके पास? सिर्फ सी रहा है या फिर ABC तीनों रहे? बी और सी। बी और सी रहा है, ओके। स्थापना नहीं याद आ रहा है? 4th संडे ऑफ नवंबर ये मुझे। ठीक है। जो ड्रिल करवाई जाती है एनसीसी में, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? छात्र को अनुशासित करना। सिर्फ अनुशासित करना। और व्हाट्स द मोटो ऑफ एनसीसी? यूनिटी एंड डिसिप्लिन। यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ठीक है। आपने कितने कैंप अटेंड किए? 2 कैंप। 2 कैंप अटेंड किए, कौन से वाले? 7 days कैंप होते हैं। नहीं, नाम रहता है ना उनका पर्टिकुलर? टाइप्स ऑफ कैंप। सलामी शस्त्र के बारे में कुछ पता है? किस रैंक तक के लोगों को दिया जाता है? रैंक्स इन आर्मी पता है आपको? अगर उनको हम ऑर्डर से लगाएं तो? कुछ पता है, बाकी हाँ कुछ बताइए, चलिए कोशिश कीजिए। सबसे पहले आया था आपके नॉर्मल सैनिक सोल्जर होते हैं। ओके, फिर नायक, लॉन्स नायक, हवलदार, फिर सूबेदार, मेजर, लेफ्टिनेंट,
लेफ्टिनेंट के इक्वल में नेवी में क्या होता है? मतलब सुविधा मेजर तो सीधा लेफ्टिनेंट हो गया था, बीच पे तो सब चले गए हो गए। कैमोफ्लाइज एंड कंसीलमेंट पढ़ा है इसके बारे में? कैमोफ्लेज है, कंसीलमेंट, कैमोफ्लेज पता है, कंसील। कंसीलमेंट नहीं पता। कैमोफ्लाइज क्या होता है? कैमोफ्लेज में तरीके का हम अपने जो एनवायरमेंट में अपने आप को छिपाने की तरीके की कला होती है, जिसमें हम कैसे करते हैं, कुछ एग्जांपल देंगे इसका? जैसे मोनार्क बटरफ्लाई थी, जो इंग्लैंड का रेवोल्यूशन हो रहा था, वहाँ दो तरीके की बटरफ्लाईज मिल रही थी, एक ब्लैक और एक व्हाइट कलर की। तो जो ब्लैक कलर, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था तो पॉल्यूशन बढ़ा, तो जो ब्लैक कलर की जो बटरफ्लाई थी वो पेड़ के तनों में छुप जाती थी, जिससे वो उन्होंने फेवर किया, और वो जो व्हाइट बटरफ्लाईज थी वो सारी मर गई थी, और ब्लैक वाली कुछ भी। कैमोफ्लाइज का जो है वॉर फील्ड में या फिर एनसीसी कैडेट के रूप में आपने ये पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया गया होगा, या फिर वॉर फील्ड में इसका क्या यूज होता है? दुश्मनों से छिपने के लिए उन्हें अपनी लोकेशन पता ना चल पाए, इसलिए। ठीक है। आपने ये जो है वनीला सुना है? वनीला एसेंस वगैरह आइसिंग एक्सट्रैक्ट किससे किया जाता है? प्लांट के फ्रूट्स, किस टाइप का फ्रूट्स होता है? ऑर्चिड। ऑर्किड कैटेगरी का। ओके। जीरोफाइट्स के टाइप्स बताएंगे कुछ? जीरोफाइट के टाइप्स, ओके। राजस्थान का स्टेट फ्लावर? मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश का लिली, व्हाइट लिली। वाइट लिली। बॉटनिकल नेम? ओके। राजस्थान का स्टेट ट्री, राजकीय वृक्ष? एंड मध्य प्रदेश का? राजस्थान का जो बरगद। राजस्थान का जो स्टेट ट्री है उसका सामान्य रूप से उसको क्या बोलते हैं? शमी। शामी। और कोई दूसरे नाम, एक दो नाम और? खेजड़ी। राइट। ठीक है। अभी सर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ शिक्षा के क्षेत्र में आप शुरू से ही होशियार रहे हैं, हाई स्कूल से ही होशियार रहे, लेकिन ग्रेजुएशन में आते आते आपकी परसेंटेज थोड़ी कम हुई, फिर आपने मास्टर डिग्री में फिर से परसेंटेज को ऊपर उठाया, तो ग्रेजुएशन में क्या वजह रही कि आपकी परसेंटेज थोड़ी सी कम? ग्रेजुएशन में थोड़ा सा शिक्षा से थोड़ा सा दूर हो गए थे, इस वजह से परसेंटेज डाउन। अच्छा, जैसे आपने इसमें अपनी हॉबी के बारे में नहीं बताया है, तो कोई आपकी हॉबी नहीं? ये सब मैं अपने जो बताने की सोचा था, जब मैं अपने बारे में बताऊंगा जी। तो मेरी हॉबी जो प्लांटेशन और गार्डनिंग। हाँ, अभी आप कर रहे हैं कौन से प्लांटेशन, कौन से वृक्ष आप प्लांट्स? हम बेसिकली कोई पर्टिकुलर टाइप का प्लांट्स को प्लांटेशन नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर, तो ये मेरा खुद का एक इनिशिएटिव है, जिसमें मैं हमारे जो एमएससी के बच्चे हैं हमारे कॉलेज के, तो हमने एक छोटा सा ग्रुप बनाया है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो रोड साइड पेड़ होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, उन्हें कंजर्व करके बारिश के मौसम में फिर उनको हम प्लांटेशन करते हैं। अच्छा, हाँ, ये स्वेच्छा से करते हैं, किसी तरीके की बाध्यता नहीं होती छात्रों के साथ। अच्छा, आप जैसे बॉटनी के क्षेत्र में, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारी प्लांटेशन हैं, मध्य प्रदेश में भी है जो भूमध्य सागरीय जलवायु से रिलेटेड, तो ऐसा क्षेत्र हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर? गोंडवाना लैंड से। तो गोंडवाना का तो पूरा सेक्टर है, यदि हम प्लेटू की बात करें कि कहाँ पर यदि भूमध्य सागरीय जलवायु से रिलेटेड पेड़ पौधे होते हैं, वो कौन से होते हैं? हाँ, उष्णकटिबंध होते हैं। वो तो एक बहुत बड़ा पार्ट है, मैं छोटे पार्ट से तोड़ना चाहता हूँ। आप डिस्ट्रिक्ट पूछना चाहते जी, हैं? बालाघाट, छिंदवाड़ा। वहाँ पर भूमध्य सागरीय क्लाइमेट है, वो पेड़ पौधे। यदि मैं आपसे कहूँ कि मालवा का सेक्टर थोड़ा सा उस क्लाइमेट का उसी तरह के पेड़ पौधों का है, तो जैसे आपने बताया कि एक्वा एग्रीकल्चर के बारे में बताया, एक्वा एग्रीकल्चर जैसे आज भी कम हो गई है, तो उसके ऑप्शन में एक्वा एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है। उसके सेक्टर में आप 4-5 कोई पेड़ पौधे या फिर कुछ ऐसी वनस्पति बताओगे कि जिसमें एक्वा एग्रीकल्चर में हम अपडेट कर रहे हैं? ज्यादातर हम देखते हैं कि जो वेजिटेबल का जो क्षेत्र है उसमें हम एक्वाकल्चर का ज्यादा यूज करते हैं। अच्छा, ये सब्जियां उगाने के लिए कम जगह में उग जाती है, जबकि हम पेड़ पौधे लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे तो वो नहीं हो पाएंगे।
किस तरह की डिसीज आज आमतौर पर पेड़ पौधों में निकल रही है, जैसे फंगल डिसीज होती है या फिर वायरल डिसीज? हर पौधे की सर अपनी एक डिसीज है। आज हम किसका सामना सबसे ज्यादा कर रहे हैं? वायरल, बैक्टीरिया, फंगस? पौधों की केस में फंगल डिसीज ज्यादा कॉमन है। ओके, तो आपका वैसे आंसर सही है। जीन एडिटिंग के बारे में बताएंगे आप? जीन एडिटिंग सर, हम जीन को मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं। इसमें सर बहुत सारे मतलब आप ये नैतिक रूप से सही है कि गलत है आपके हिसाब से? सर हर इसमें मेरा मानना यह है कि हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं जी। कुछ चीजों के लिए देखा जाए तो ये बहुत उपयोगी है। जैसे हम इंसुलिन बनाते हैं, इकोलाई बैक्टीरिया को हमने जीन एडिट करके ही हम इंसुलिन बना पाते हैं। बिल्कुल। बट कुछ चीजों के लिए देखें तो ये हानिकारक है। जैसे कुछ लैब्स में अगर कोई घटना हो जाती है तो कोई भी बैक्टीरिया हमारे लिए घातक साबित है। आरएनए डीएनए के आइसोलेटेड के मेथड बताएंगे तो थोड़ा सा संक्षेप में बताएं। डीएनए आइसोलेशन का जो मेथड होता है उसमें हम नाम देख नहीं होता है। बायोटेक्नोलॉजी में एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी का जो एग्रीकल्चर में योगदान को थोड़ा सा शब्दों में डिफाइन करें 2-3 ऑप्शंस के साथ। बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हमने बेटी कॉटन डेवलप किया जी। जिससे जो बॉल वॉर्म जो कीट था वो उस प्लांट पर नहीं होता। बिल्कुल। मैं बीटी ब्रिंजल बनाया है। तो इस तरह बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हमने इस तरीके के पौधे बनाए हैं जो डिसीज रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं और इंसेक्ट रेजिस्टेंस। जैसे आपको मैं बोलूं कि एक साइकिल बनाए बॉटनी का, किस तरह से बॉटनिकल साइकिल की नाम सुना है आपने? बॉटनिकल साइकिल? बॉटनिकल जो साइकिल होता है, चक्र होता है। समझ नहीं पा। जैसे मान लो एक बॉटनी का पूरा सर्कल होता है, किस तरीके से विकास हुआ है, ग्रोथ हुई है, उसके बारे में बात कर। बॉटनी का जो डेवलपमेंट किस तरीके से? बिल्कुल नहीं। ओके, आपका थोड़ा सा अपडेट रखें सारी चीजों सब्जेक्ट से रिलेटेड। आज बॉटनी के सेक्टर्स में क्या क्या चीजें करूंगा उसको भी अपडेट रखें। शिवम जी, आपको कैसा लगा? आज सब पता नहीं क्या हुआ, बहुत सारी चीजें मैं मतलब जो पर्टिकुलर नेम थे वो मैं क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। शायद आप अपने सब्जेक्ट्स में थोड़े से नर्वस फील कर रहे हैं। हाँ, आज ऐसा हुआ है पता नहीं। जी। आपको जो आता है ना, आप सोच कुछ अच्छे से बोलना। हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल। तरीके से बोल देते हो, आराम से थोड़ा टाइम मिलेगा, सोच विचार कर लो, लेकिन गलत नहीं होता। आपका फर्स्ट मॉक था ये? सेकंड पहले ऑनलाइन दिया था? नहीं, ऑफलाइन। ऑफलाइन दिया था? कब दिया था आपने? अप्रैल में दिया था। अप्रैल या मार्च मार्च। आगे एक मैसेज किया, पूरा इंटरव्यू चला, लेकिन मुस्कान आपकी सबसे बाद में आई, अब आ रही है। हाँ, अब आएंगे। भाई ये थोड़ा सा जरूरी होता है। मैं मेरे दिमाग में एक एक करके ना मैं चीजें भूल रहा हूँ। देखिए, अपनी आपको मौके की बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब आज की जो कंडीशन थी उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल एक मॉडरेट लेवल पे कह सकते हैं, बल्कि लो ही कह सकते हैं हम तो। ठीक है। हाँ, एक अच्छी बात है कि हैंड मूवमेंट सही था, आपका बॉडी पोस्चर सही था। ड्रेस आपका जो इंटरव्यू के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है? नहीं। आई कॉन्टेक्ट की बहुत कमी रही। कई बार सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, है ना? और भी जगह पे बहुत सारा आंसर लॉजिकल ठीक थे, लेकिन कहीं कहीं पर आपके विचारों में क्लियरिटी नहीं थी। और ये ठीक था आपका वो टीचिंग, लेकिन थोड़ा हाँ, वॉइस का तो बहुत बड़ा है। वो मैंने क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका जो वॉइस है वो वॉल्यूम उसको हाई रखें आप। वो टीसी के दौरान जाना वो सभी पैनल ने लिखा है आपको। और एनसीसी के बारे में आपको न के बराबर नॉलेज है। स्थापना डेट भी नहीं आपको बताया। भारतीय ज्ञान परंपरा से तो आपने वैसे यहाँ जोड़ दिए थे, है ना? और बॉटनिकल नेम जरूर से याद कर लीजिए, सारे याद कर लीजिए।
और राजस्थान के बारे में आपकी बहुत नॉलेज भी है। राजस्थान में जी, मेरे पास डोमिसाइल है, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ, मैं रहा नहीं। देखो रहने तो ये कि मैं बताता हूँ, बहुत सारे लोग जिंदगी भर रहते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है। लेकिन हम कहीं भी रहें, लेकिन हम अवेयर होना चाहिए, है ना। हम जैसे मालवा में या छिंदवाड़ा में या बालाघाट में गए हो नहीं गए, लेकिन मध्य प्रदेश का पार्ट है, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। आप इंडिया के रहने वाले हैं और मध्य प्रदेश में आप इंटरव्यू देने आ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के बारे में भी आपको जानकारी। आप परमार वंश के हैं, दुखद बात यह है कि आपको परमार वंश का संस्थापक नहीं पता। आपको पता था इसमें एग्जाम के लिए, और तो याद नहीं है। हाँ, तो बहुत सारी चीजें हैं और जो आपको क्लियर करनी है, और मुझे लगता है कि प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी टाइम भी अपने पास अभी से थोड़ा सा प्रैक्टिस इस तरह से करें।